हैरी पॉटर और आग का प्याला, अध्याय 26, दूसरा काम। तुमने तो कहा था कि तुम अंडे के सुराग को पहले ही समझ चुके हो, हरमाइनी गुस्से से बोली। हैरी ने चिढ़कर कहा, जरा धीमे बोलो, मुझे तो बस उसे अच्छे से समझने की जरूरत थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी सम्मोहन की क्लास में सबसे पीछे की डेस्क पर बैठे हुए थे। आज उन्हें तिलांजलि मंत्र का अभ्यास करना था, जो आवाहन मंत्र के ठीक विपरीत था। कमरों में चीजों के इधर उधर उड़ने के खतरे को भांपते हुए प्रोफेसर फ्लिटविक ने हर विद्यार्थी को कुशन दे दिए थे। विद्यार्थियों को कुशन उड़ाकर प्रैक्टिस करनी थी। प्रोफेसर फ्लिटविक चाहते थे कि अगर किसी विद्यार्थी का निशाना चूक भी जाए तो किसी को चोट ना पहुंचे। उनका विचार अच्छा था, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं था। नेविल का निशाना इतना खराब था कि वो कुशन से ज्यादा भारी चीजों को भी कमरे में उड़ा रहा था, जैसे प्रोफेसर फ्लिटविक को। जब प्रोफेसर फ्लिटविक उनके पास से उड़ते हुए गए और एक बड़ी अलमारी के ऊपर पहुंचकर बैठ गए तो हैरी बोला, 1 मिनट के लिए अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हें स्नैप और मूडी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लास गोपनीय बातचीत के लिए आदर्श थी। बाकी सभी विद्यार्थियों को इतना मजा आ रहा था कि कोई भी उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। रॉन फुसफुसाया, स्नैप ने कहा कि मूडी ने उनके ऑफिस की तलाशी ली थी। हैरी धीमे स्वर में रात की घटना के बारे में उन दोनों को बता रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मूडी यहाँ कारकारोफ के साथ स्नैप पर भी नजर रख रहे हैं? हैरी ने कहा, क्या पता, डंबलडोर ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है या नहीं, लेकिन वो निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। उसने अपनी छड़ी लापरवाही से गिराई, जिस वजह से उसका कुशन डेस्क पर अजीब तरीके से नाचने लगा। मूडी ने कहा था, डंबलडोर स्नैप को यहाँ इसलिए रुकने दे रहे हैं क्योंकि वे उन्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। क्या? रॉन ने कहा। उसकी आंखें फैल गईं। उसका अगला कुशन हवा में उड़कर फानूस से टकराया और जाकर फ्लिटविक की टेबल पर धम से गिर गया। हैरी, शायद मूडी को लग रहा है स्नैप ने तुम्हारा नाम आग के प्याले में डाला है। ओह रॉन, हमने पहले भी तो सोचा था कि स्नैप हैरी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला था वो हैरी की जान बचा रहे हैं। याद है? उसने एक कुशन को दूर उड़ाया। कुशन कमरे के पार उड़कर उस बक्से में गिरा जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपने कुशन पहुंचाने थे। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखते हुए सोचा, ये सच था। स्नैप ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन ये अजीब बात थी कि स्नैप उससे बहुत नफरत करते थे। स्नैप हैरी के पॉइंट कम करने या उसे सजा देने का एक भी मौका नहीं चूकते थे। मुझे परवाह नहीं है मुझे क्या कहते हैं, हरमाइनी ने आगे कहा। डंबलडोर मूर्ख नहीं है। उन्होंने हैग्रिड और प्रोफेसर ल्यूपिन पर सही भरोसा किया था, हालांकि ज्यादातर लोग उन्हें नौकरी पर नहीं रखते। तो फिर स्नैप के बारे में उनका भरोसा सही क्यों नहीं है? हालांकि स्नैप थोड़े बुरे हैं। रॉन ने तत्काल उसकी बात पूरी कर दी। छोड़ो हरमाइनी, अगर ऐसा है तो शैतानी जादूगरों को पकड़ने वाले सभी लोग उनके ऑफिस की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मिस्टर क्राउच बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? हरमाइनी ने रॉन की बात अनसुनी करते हुए पूछा। बड़ी अजीब बात है ना, वो यूल डांस में तो नहीं आए, लेकिन आधी रात में यहाँ आ गए। तुम तो क्राउच को सिर्फ घरेलू जिन्न बिंकी के निकालने के कारण पसंद नहीं करती हो, रॉन ने कुशन उड़ाकर खिड़की के बाहर भेजते हुए कहा। और तुम तो सिर्फ स्नैप के बारे में ही बुरा सोचते हो, हरमाइनी ने कहा और अपने कुशन को उड़ाकर सफाई से बक्से में भेज दिया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर स्नैप को ये दूसरा मौका मिला है तो उन्होंने पहले क्या किया है, हैरी ने गंभीरता से कहा और उसे देखकर हैरानी हुई कि उसका कुशन कमरे के पार उड़ा और सीधा हरमाइनी की कुशन के ऊपर जाकर गिर गया। सीरियस हॉगवर्ट्स में हुई किसी भी असामान्य घटना के बारे में सुनना चाहता था, इसलिए उसकी बात मानते हुए हैरी ने उसे रात भूरे उल्लू से एक चिट्ठी भिजवा दी। चिट्ठी में विस्तार से लिख दिया, मिस्टर क्राउच स्नैप के ऑफिस में घुसे थे। यही नहीं, उसने मूडी और स्नैप की बातचीत के बारे में भी लिखा। फिर हैरी ने अपना ध्यान अपने सामने सबसे जरूरी समस्या की तरफ मोड़ा, 24 फरवरी को पानी में 1 घंटे तक जिंदा कैसे रहा जाए। रॉन चाहता था हैरी एक बार फिर आवाहन मंत्र का इस्तेमाल करे। हैरी ने उसे एक्वा लंग्स के बारे में बता दिया था, जिसे पहनकर गोताखोर पानी के अंदर सांस लेते थे। रॉन का विचार था हैरी को आवाहन मंत्र द्वारा सबसे पास वाले मंगलू शहर से एक्वा लंग्स बुला लेना चाहिए। बहरहाल हरमाइनी ने उसकी ये योजना ये बताकर चौपट कर दी कि अगर हैरी 1 घंटे की समय सीमा में एक्वा लंग्स पहनना सीख भी ले, तब भी जादूगरी गोपनीयता का अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के कारण उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा। उसने कहा कि यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि कोई मगलू एक्वा लंग्स को देहाती इलाकों के पार हॉगवर्ट्स की तरफ उड़ते हुए नहीं देखेगा।
जाहिर है सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम पनडुब्बी या ऐसी ही किसी चीज में रूप परिवर्तन कर लो, उसने कहा। काश हम इंसानी रूप परिवर्तन सीख चुके होते। हैरी ने सोचा कि अब उसे लाइब्रेरी में इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी होंगी कि उसका जिंदगी भर का कोटा पूरा हो जाएगा। उसने खुद को एक बार फिर धूल भरी किताबों के ढेर में दफन कर लिया, जिनमें वो एक ऐसे मंत्र की तलाश कर रहा था जिसके बदौलत ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहा जा सके। हैरी, रॉन और हरमाइनी लंच के वक्त शाम को और पूरे वीकेंड्स में लाइब्रेरी छानने में जुटे रहे। हालांकि हैरी ने प्रोफेसर मैकगोनागल से प्रतिबंधित खंड की पुस्तकों का इस्तेमाल करने की लिखित अनुमति ले ली और गिद्ध जैसी चिड़चिड़ी लाइब्रेरियन मैडम पिंस से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जिसमें हैरी पानी के भीतर 1 घंटे तक रह सके और इसके बाद अपना हाल चाल सुनाने के लिए जिंदा रहे। दहशत की जानी पहचानी लहरें अब हैरी को एक बार फिर परेशान कर रही थीं। हैरी अब तक झील को मैदान का सिर्फ सामान्य हिस्सा मानता था और उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसका ध्यान झील की तरफ चला जाता। झील में बहुत पानी था जो बहुत ठंडा भी था। जैसा हॉर्नेटल का सामना करने के पहले हुआ था, समय इतनी तेजी से भागने लगा जैसे किसी ने घड़ियों पर तेज भागने का जादू कर दिया हो। जब 2 दिन बचे तो हैरी ने खाना पीना छोड़ दिया। सोमवार को नाश्ते की टेबल पर एक अच्छी घटना हुई। एक भूरा उल्लू लौट आया जिसे हैरी ने सीरियस के पास भेजा था। उसने चर्म पत्र खोलकर देखा, उस पर सीरियस की सबसे छोटी चिट्ठी थी। लौटते उल्लू से हॉग्समीड की अगली यात्रा की तारीख भेजो। हैरी ने चर्म पत्र पलट कर देखा कि शायद उसके पीछे कुछ लिखा हो, लेकिन वो कोरा था। अगले वीकेंड के बाद वाले वीकेंड में जाना है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, जिसने हैरी के कंधे के पीछे से झुककर चिट्ठी पढ़ ली थी। ये लो, मेरी कलम लो और इस उल्लू को फौरन वापस भेजो। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी के पीछे तारीख लिख दी और भूरे उल्लू के पैर में बांध दिया। फिर उसने भूरे उल्लू को दोबारा बाहर उड़ते देखा। उसे क्या उम्मीद थी? पानी के नीचे जिंदा रहने की सलाह की, लेकिन वो तो चिट्ठी में सीरियस को स्नैप और मूडी के बारे में बताने में इतना खो गया था कि अंडे के सुराग का जिक्र ही नहीं किया। वो हॉग्समीड की अगली यात्रा की तारीख क्यों जानना चाहता है? रॉन ने कहा। क्या पता। उल्लू को देखकर हैरी के भीतर जो क्षणिक खुशी उत्पन्न हुई थी काफूर हो गई थी। चलो, जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास है। हैग्रिड शायद विस्फोटक अग्निडंकों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई कर रहा था। अब सिर्फ 2 ही अग्निडंक बचे थे। हैग्रिड जब से दोबारा अपने काम पर लौटा था तब से वो यूनिकॉर्नों के बारे में पढ़ा रहा था। सबको पता चल गया कि हैग्रिड को यूनिकॉर्न के बारे में उतना ही ज्ञान था जितना कि भयंकर जानवरों के बारे में। हालांकि उसे इस बात से निराशा होती थी कि उनके दांत जहरीले क्यों नहीं हैं। आज वो यूनिकॉर्न के 2 शावक पकड़कर लाने में कामयाब हो गया था। वयस्क यूनिकॉर्नों के विपरीत सुनहरे थे। पार्वती और लेवेंडर उन्हें देखते ही खुशी से पागल हो गईं। पैंसी पार्किंसन को अपनी खुशी छिपाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। वयस्कों की तुलना में उनके बच्चे ज्यादा आसानी से दिख जाते हैं, हैग्रिड ने क्लास को बताया। जब यूनिकॉर्न 2 साल के होते हैं तो उनका रंग चांदी जैसा हो जाता है। 4 साल के करीब उनके सींग उगाते हैं और तब तक पूरे सफेद नहीं होते जब तक वो पूरी तरह वयस्क नहीं हो जाते, यानी 7 साल की उम्र तक। बचपन में वो ज्यादा भरोसा करते हैं, तब वो लड़कों से उतना नहीं घबराते हैं। चलो थोड़ा करीब आओ, अगर तुम चाहो तो उन्हें थपथपा सकते हो, उन्हें शक्कर के डेले खिला सकते हो। तुम ठीक तो हो हैरी, हैग्रिड ने थोड़ा करीब आते हुए कहा, जब ज्यादातर विद्यार्थी यूनिकॉर्न के शावकों के चारों तरफ जमा हो गए। हाँ, हैरी बोला। हैग्रिड ने पूछा, थोड़ी घबराहट हो रही होगी? हाँ। हैग्रिड ने अपना बड़ा सा हाथ उसके कंधे पर रखा। हैरी के घुटने झुक गए। हैरी, हमने तुम्हें हॉर्नेटल से मुकाबला करते देखा है। अगर तुम मुझसे पहले ये काम कर रहे होते तो हमें चिंता होती, लेकिन अब हम जानते हैं तुम कोई भी काम कर सकते हो बशर्ते तुम उसे करने की ठान लो। तुमने सुराग का मतलब समझ लिया है ना? हैरी ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में आया कि हैग्रिड को बता दे। उससे जरा अंदाजा नहीं है कि झील की तलहटी में 1 घंटे तक कैसे जिंदा रहेगा। उसने हैग्रिड की तरफ देखा। शायद झील में रहने वाले प्राणियों की देखभाल के सिलसिले में वो कभी कभार झील में जरूर गया होगा। आखिरकार वो मैदान के सभी प्राणियों की देखभाल करता था। तुम जरूर जीतोगे, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी का कंधा थपथपाया, जिससे हैरी गीली जमीन में 2 इंच नीचे धंस गया। हैग्रिड के चेहरे पर खुशी और विश्वास की जो मुस्कुराहट थी, हैरी उसे मिटाना नहीं चाहता था। वो जबरन मुस्कुराया। हैग्रिड से दूर जाकर बाकी विद्यार्थियों के साथ शावकों को थपथपाने लगा। दूसरे काम के पहले वाली शाम को हैरी को महसूस हुआ वो बुरे सपने में फंस गया है।
यदि कोई उपयुक्त मंत्र मिल भी जाए तो अब एक ही रात में वो निपुण नहीं हो सकता था। उसने ये नौबत क्यों आने दी? उसने अंडे के सुराग को जल्दी क्यों नहीं समझा? उसने क्लास में अपने टीचर्स की बातें ध्यान से क्यों नहीं सुनी? हो सकता है किसी टीचर ने कभी बताया हो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं। उस शाम को सूर्यास्त के समय हैरी, रॉन, हरमाइनी लाइब्रेरी में बैठे थे। तेजी से मंत्रों की पुस्तकों के पन्ने पलट रहे थे। किसी भी पन्ने पर पानी लिखा देखकर हैरी का दिल जोर से उछल जाता, लेकिन अक्सर उस पर यही लिखा रहता, आधा लीटर पानी लें, मंत्र कवच की 250 ग्राम कतरी हुई पत्तियां लें और एक न्यूट। मुझे लगता है ये काम नहीं किया जा सकता। टेबल की दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आई। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। सबसे करीब तो शुष्कता मंत्र था जिससे गड्ढों और पोखरों का पानी सुखाया जा सकता था, लेकिन ये इतना शक्तिशाली नहीं होता कि पूरी झील सुखाई जा सके। कुछ ना कुछ तो होता होगा। हरमाइनी ने बुदबुदाते हुए एक मोमबत्ती को अपने पास खींचा। वो चैंपियनों को ऐसा काम कभी नहीं करने देंगे जो किया ही ना जा सके। उन्होंने इस बार ऐसा ही किया है, रॉन ने कहा। हैरी, कल तुम झील के अंदर से डालकर जल मानुषों से कहना उन्होंने जो भी चुराया है वो वापस कर दें, फिर देखना क्या होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता दोस्त, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। ऐसे करने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए था। हैरी ने अपना चेहरा गुस्ताख जादूगरों के लिए गुस्ताख मंत्र पुस्तक पर टिकाते हुए कहा। मुझे सीरियस की तरह इच्छाधारी नर पशु बनना सीख लेना चाहिए था। रॉन बोला, हाँ, फिर तुम जब चाहते मछली में बदल सकते थे या मेढक में, हैरी ने जम्हाई देते हुए कहा। वो थक चुका था। इच्छाधारी नर पशु बनने में बरसों लगते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। याद है प्रोफेसर मैगोनिकल ने हमें बताया था, इसके लिए जादू के अनुचित प्रयोग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि तुम किस जानवर में अपना रूप बदल सकते हो, तुम्हारी क्या निशानी है जिससे तुम इसका दुरुपयोग न कर सको। हरमाइनी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कल सुबह तक मैं मेढक में नहीं बदल सकता। ओह, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्रेड वीजली की आवाज आई। इससे मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा, है ना? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने सिर उठाकर देखा। फ्रेड और जॉर्ज किताबों की अलमारियों के पीछे से निकल रहे थे। रॉन ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तलाश में आए हैं रॉन। मैगोनिकल तुम्हें और हरमाइनी को बुला रही हैं। क्यों? पता नहीं, वो थोड़ी गंभीर दिख रही थी। जॉर्ज बोला, हमें तुम लोगों को लेकर उनके ऑफिस में जाना है। रॉन और हरमाइनी ने हैरी को घूर कर देखा। उसका पेट हिचकोले खा रहा था। क्या प्रोफेसर मैगोनिकल रॉन और हरमाइनी को डांटने के लिए बुला रही हैं? शायद उनका ध्यान इस तरफ चला गया है कि वो दोनों उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, जबकि उसे अकेले ही अपनी गुत्थी सुलझानी चाहिए थी। हरमाइनी, रॉन चिंतित दिख रहे थे। जब हरमाइनी रॉन के साथ जाने के लिए उठी तो उसने हैरी से कहा, हम लौट कर तुमसे गरुड़ द्वार में मिलते हैं। तुम इसमें से जितनी भी पुस्तकें ला सकते हो ले आना। ठीक है? ठीक है, हैरी ने परेशानी से कहा। 8 बजे मैडम पिंस ने बत्तियां बुझा दी। हैरी को लाइब्रेरी से भगाने के लिए आई। हैरी जितनी पुस्तकें उठा सकता था उठा ली। बोझ से लड़खड़ाता हुआ गरुड़ द्वार के हॉल में आ गया। झक्की जादूगरों के लिए झक्की जादू में कुछ नहीं था। मध्ययुगीन जादू की मार्गदर्शिका में कुछ नहीं था। 18वीं शताब्दी के जादू संग्रह या गहराई में रहने वाले भयंकर प्राणी या ऐसी शक्तियां जो आप जानते हैं आप में हैं या नहीं हैं, अब आप जान गए हैं तो उनका क्या करें। पुस्तकों में पानी के भीतर जिंदा रहने का कोई सुराग नहीं था। क्रूकशैंक्स हैरी की गोद में चढ़कर बैठ गई, अंगड़ाई लेते हुए म्याऊं कर रही थी। हॉल खाली हो रहा था। विद्यार्थी हैग्रिड जैसी खुशी और विश्वास भरी आवाज में उसे अगली सुबह के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। उसने बची हुई पुस्तकें छान मारी। रॉन और हरमाइनी अब तक नहीं लौटे थे। उसने सोचा, अब तुम्हारा खेल खत्म। कल तुम्हें सुबह झील के पास निर्णायकों को बताना होगा। तुम ये काम नहीं कर सकते हो। उसने कल्पना की कि वो निर्णायकों को बता रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। उसके सामने तस्वीर उभरी कि बैगमैन की गोल आंखों में हैरानी का भाव था। कारकारोव के चेहरे पर पीली दांतों वाली संतोष की मुस्कुराहट थी और फ्लर डेलाकोर की आवाज उसे सुनाई दी। मैं ये बात जानती थी, वो बहुत छोटा है, वो तो अभी छोटा बच्चा है। उसने देखा मेलफॉय भीड़ के सामने पॉटर 0 है का बैज चमका रहा है। हैग्रिड का चेहरा उतर गया और वो हैरान दिख रहा था। हैरी भूल गया क्रूकशैंक्स उसकी गोद में है। वो उठकर खड़ा हो गया। क्रूकशैंक्स ने हैरी की तरफ हकारत भरी नजर से देखा। हैरी उसे देखने की बजाय अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने सोचा वो अदृश्य चोगा निकालेगा और लाइब्रेरी जाएगा और जरूरत पड़ी तो वो सारी रात लाइब्रेरी में रहेगा। हैरी 15 मिनट बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते समय फुसफुसाकर बोला, प्रकाशित भव। छड़ी के सिरे पर रोशनी हो गई।
उसने बहुत सी पुस्तकें निकाल ली, आक्रामक मंत्रों की, सम्मोहन की, जल मानुषों, मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों पर पुस्तकें, जादुई आविष्कारों पर पुस्तकें। उसने ऐसी हर पुस्तक निकाल ली जिसमें पानी के भीतर जिंदा रहने के बारे में कुछ भी मिल सकता था। वो उन सभी को लेकर एक टेबल पर आ गया और अपनी खोज में जुट गया। वो छड़ी की रोशनी से उनमें मंत्र खोजने लगा, बीच बीच में अपनी घड़ी देखता जा रहा था। रात के 1 बज गए थे, 2 बज गए थे। जागते रहने का एक ही तरीका था, वो खुद को बार बार बताता रहे, अगली पुस्तक में, अगली पुस्तक में, अगली पुस्तक में। प्रीफेक्ट्स के बाथरूम में लगी तस्वीर में जलपरी हंस रही थी। हैरी उसकी चट्टान के पास के बुलबुलेदार पानी में कॉर्क की तरह डोल रहा था। जलपरी उसकी फायर बोल्ट उसके सिर के ऊपर हिला रही थी। आओ, आकर इसे ले जाओ, आओ कूदो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी ने हाँफते हुए कहा और फायर बोल्ट को छीनने की कोशिश करते हुए पानी में न डूबने का संघर्ष किया। ये मुझे दे दो। लेकिन जलपरी ने झाड़ू का सिरा उसकी कमर में गड़ा दिया और उस पर हंसने लगी। दर्द होता है, दूर हटाओ। आउच! हैरी पॉटर को जागना ही होगा सर, मुझे मत मारो। डॉबी को हैरी पॉटर को कोहनी मारनी ही पड़ेगी सर, हैरी पॉटर को जागना ही होगा। हैरी ने अपनी आंखें खोल ली। वो अब भी लाइब्रेरी में था। अदृश्य चोगा उसके सिर के ऊपर से नींद में फिसल गया था। उसका चेहरा जहाँ छड़ी है वहाँ राह भी है, पुस्तक के पन्नों में धंसा हुआ था। वो उठकर बैठ गया। उसने अपना चश्मा सीधा किया और दिन की रोशनी में आंखें मिचमिचाने लगा। हैरी पॉटर को जल्दी करनी होगी, दूसरा काम 10 मिनट में शुरू होने वाला है। और हैरी पॉटर, डॉबी बोला। 10 मिनट में? हैरी ने बौखलाई आवाज में कहा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। डॉबी सही कह रहा था, 9:20 हो गए थे। हैरी के सीने से एक बड़ा बोझ फिसल कर उसके पेट में पहुंच गया। जल्दी करो हैरी पॉटर, डॉबी चीखा। उसने हैरी की आस्तीन खींची। आपको इस समय बाकी चैंपियनों के साथ झील के किनारे होना चाहिए। अब बहुत देर हो गई है डॉबी, मैं वो काम नहीं करूंगा, मुझे उसे करने का तरीका नहीं मालूम, हैरी ने निराशा से कहा। हैरी पॉटर वो काम जरूर करेगा। डॉबी जानता था कि हैरी को सही पुस्तक नहीं मिली है, इसलिए उसका काम डॉबी ने कर दिया है। डॉबी चिल्लाया। क्या? लेकिन तुम्हें तो ये पता नहीं कि दूसरा काम क्या है, हैरी ने कहा। डॉबी को सब कुछ पता है सर। हैरी पॉटर को झील में जाकर अपने लाल बाल को खोजना है। किसे खोजना है? अपने लाल बाल को जलमानुषों से वापस लेकर आना है। लाल बाल क्या है? आपका लाल बाल सर, आपका लाल बाल, वो लाल बाल जिसने डॉबी को स्वेटर दिया था। डॉबी ने अपने सिकुड़े हुए मैरून स्वेटर की तरफ इशारा किया जो वो अपने हाफ पैंट के ऊपर पहना था। क्या? हैरी ने हैरानी से कहा। उन्होंने रॉन को पकड़ लिया है? हैरी पॉटर की सबसे कीमती चीज सर, डॉबी चीखा। और 1 घंटे में बहुत बुरा होगा, हैरी दहशत में दोहराने लगा, जिन्न को घूर कर देखने लगा। बहुत देर हो जाएगी, वो चीज चली जाएगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। हैरी ने डॉबी से पूछा, डॉबी अब मैं क्या करूं? आप इसे खा लें सर, डॉबी चीखा। उसने हाफ पैंट की जेब में हाथ डालकर एक चीज निकाली। ये हरे चूहों की गंदी पूंछों के ढेर जैसी दिख रही थी। झील में जाने से पहले इसे ठीक से खा लें सर, गिलवर्धक पौधा। इससे क्या होगा? हैरी ने गिलवर्धक पौधे की तरफ घूरते हुए कहा। इससे हैरी पॉटर पानी के अंदर सांस ले पाएगा सर। डॉबी सुनो, क्या तुम्हें इसके बारे में पक्का यकीन है? डॉबी को पूरा भरोसा है सर। डॉबी लोगों की बातें सुनता है सर। वो पूरे महल में घूमता है, आग जलाता है और फर्श साफ करता है। डॉबी ने स्टाफ रूम में प्रोफेसर मैगोनिगल और प्रोफेसर मूडी की बातें सुनी थी। वो अगले काम के बारे में बात कर रहे थे। डॉबी नहीं चाहता हैरी पॉटर अपने लाल बाल को खो दे। हैरी की शंका काफुर हो गई। उसने खड़े होकर अपना अदृश्य चोगा उतारा, उसे बैग में डाला, गिलवर्धक पौधे को लेकर अपनी जेब में भरा और फिर लाइब्रेरी से बाहर भागने लगा। डॉबी उसके पीछे था। डॉबी को किचन में जाना होगा सर, डॉबी चीखा जब वो गलियारे में पहुंचे। डॉबी की वहां जरूरत है। गुड लक हैरी पॉटर सर, गुड लक। बाद में मिलता हूँ डॉबी, हैरी चिल्लाया। वो गलियारे से भागता हुआ गया और एक बार में 3-3 सीढ़ियां उतरने लगा। प्रवेश हॉल में अब भी कुछ आलसी विद्यार्थी बचे हुए थे जो बड़े हॉल में नाश्ता करने के बाद दूसरे काम को देखने के लिए बाहर जा रहे थे।
जब हैरी उनके पास से धड़धड़ाता हुआ निकला तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। जब वो पत्थर की सीढ़ियां उतरा और ठंडे मैदान में पहुंचा तो कॉलिन और डेनिस क्रीवी घबरा कर उसके रास्ते से हट गए। लॉन पर भागते समय उसने देखा कि नवंबर में ड्रैगन्स के अहाते के चारों तरफ बनी दर्शक दीर्घाएं अब दूसरे किनारे पर पहुंच गई थीं। दर्शक दीर्घाएं खचाखच भरी थी और झील में उनकी परछाई दिख रही थी। झील के पार से भीड़ की रोमांचित आवाजें आ रही थी। हैरी भागकर निर्णायकों के पास पहुंचा जो झील के किनारे पर लगी एक टेबल पर बैठे थे। सेड्रिक, फ्लर और क्रम निर्णायकों की टेबल के पास ही खड़े थे और हैरी को दौड़कर आता हुआ देख रहे थे। मैं आ गया, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने कीचड़ में एकदम रुकने की कोशिश की जिससे कीचड़ के छींटे उड़कर फ्लर के दुशाले पर पड़ गए। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? एक रौबदार और अप्रसन्न आवाज आई। मुकाबला शुरू होने वाला है। हैरी ने पलट कर देखा। पर्सी वीजली निर्णायकों की टेबल पर बैठा था। मिस्टर क्राउच नहीं आए थे। ठहरो पर्सी, लूडो बैगमैन ने कहा जो हैरी को देखकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे। उसे अपनी सांस तो ठीक कर लेने दो। डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए लेकिन कारकारोफ और मैडम मैक्सिम उसे देखकर खुश नहीं हुए। उनके चेहरों से स्पष्ट था कि उन्हें उसके आने की उम्मीद नहीं थी। हैरी आगे झुका और अपने हाथ घुटनों पर रखकर हाँफने लगा। उसके पेट के दोनों किनारों पर ऐसी ऐंठन हो रही थी जैसे किसी ने उसकी पसलियों में चाकू भोंक दिया हो, लेकिन उसके पास उस चाकू को निकालने का समय नहीं था। लूडो बैगमैन चैंपियनों को किनारे पर एक दूसरे की 10 फुट की दूरी पर खड़ा कर रहे थे। हैरी कतार में विक्टर क्रम के बाद बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। क्रम तैरने की पोशाक पहने हुए था। उसने अपनी छड़ी तैयार कर रखी थी। ठीक हो हैरी, बैगमैन ने फुसफुसाकर कहा जब उन्होंने हैरी को विक्टर क्रम से कुछ फुट दूर सरकाया। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, हैरी ने अपनी पसलियां मलते हुए कहा। बैगमैन ने उसके कंधे को हल्के से दबाया और निर्णायकों की टेबल पर लौट गए। उन्होंने अपनी छड़ी गले की तरफ की और जैसा उन्होंने क्विडिच वर्ल्ड कप में किया था बोले, तीव्र ध्वनि। उनकी आवाज झील के गहरे पानी के ऊपर से होती हुई दर्शक दीर्घा तक पहुंच गई। हमारे सभी चैंपियन दूसरे काम के लिए तैयार हैं जो मेरी सीटी बजने के साथ शुरू होगा। उनके पास 1 घंटे का समय है जिसमें उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज वापस लानी है। तो फिर 3 तक की गिनती शुरू। 1, 2, 3। ठंडी और शांत हवा में उनकी सीटी गूंजी। दर्शक दीर्घा में तालियों और चीखों का शोर होने लगा। दूसरे चैंपियन क्या कर रहे हैं ये देखे बिना हैरी ने अपने जूते मोजे उतारे, अपनी जेब से गिलवर्धक पौधा निकाला और उसे अपने मुंह में ठूस कर झील में उतर गया। झील का पानी इतना ठंडा था कि उसके पैरों की चमड़ी इस तरह जलने लगी जैसे वो पानी बर्फीला ना हो बल्कि आग हो। जैसे जैसे वो गहराई में जाने लगा उसके गीले दुशाले उसे नीचे खींचने लगे। अब पानी उसके घुटनों के ऊपर तक आ गया था और उसके तेजी से सुन्न होते पैर रेत व पत्थरों पर फिसल रहे थे। वो गिलवर्धक पौधे को तेजी से चबा रहा था। इसका स्वाद बहुत खराब था, रबड़ जैसा लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो ऑक्टोपस के तंतुओं को चबा रहा हो। बर्फीले पानी में कमर की गहराई तक पहुंचने के बाद वो रुका। उसने गिलवर्धक पौधे को निगल लिया। इसके बाद कुछ होने का इंतजार करने लगा। उसे भीड़ में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जानता था झील में खड़ा खड़ा वो मूर्ख दिख रहा होगा क्योंकि उसने जादुई शक्ति का कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया था। उसके शरीर का वो हिस्सा जो पानी में नहीं डूबा था वहां अब रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसका आधा शरीर बर्फीले पानी में डूबा था। हवा बेरहमी से उसके बाल उड़ा रही थी। हैरी बुरी तरह कांपने लगा। वो दर्शक दीर्घा की तरफ देखने से कतरा रहा था। हंसी की आवाजें ज्यादा तेज हो गई थी और नाग शक्ति के विद्यार्थी सीटी बजा रहे थे, ताने कस रहे थे। हैरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह और नाक पर अदृश्य तकिया रख दिया हो। उसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन उसका सिर चिकरा गया। उसके फेफड़े खाली थे। उसे अचानक अपनी गर्दन के दोनों सिरों पर तेज दर्द महसूस हुआ। हैरी ने अपने हाथ गले के चारों तरफ जकड़ लिए। उसे फौरन पता चल गया कि उसके कानों के नीचे 2 बड़े छेद हो गए हैं जो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे हैं। मछलियों की तरह उसके गिल उग आए थे। सोचने के लिए रुके बिना उसने इकलौता काम किया जिसमें उसे समझदारी दिख रही थी। उसने पानी में आगे की तरफ छलांग लगा दी। झील के बर्फीले पानी का पहला घूंट उसे जिंदगी की घूंट जैसा लगा। उसका सिर चकराना बंद हो गया। उसने पानी का एक और घूंट लिया। पानी उसके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन भेजकर उसके गिलों से बाहर निकल गया। उसने अपने सामने हाथ फैलाकर देखा। उसके हाथ पानी के नीचे हरे और भुतहा दिख रहे थे लेकिन वो जालीदार हो गए थे। पलटकर उसने नंगे पैरों को देखा। वो और लंबे हो गए थे। पैरों की उंगलियां भी जालीदार हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मछलियों वाले पंख उग आए थे।
पानी बर्फ जैसा ठंडा नहीं लग रहा था, हल्का और सुखद लग रहा था। हैरी ने एक बार फिर पैर हिलाए। उसे ये देखकर हैरानी हुई, उसके मछली जैसे पैर उसे कितनी तेजी से और कितनी दूर तक आगे धकेल रहे थे। उसका ध्यान इस तरफ गया कि पानी के अंदर उसे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था। उसे पलकें झपकाने की जरूरत नहीं थी। जल्दी ही झील में वो इतनी दूर तक तैर कर आया कि गहरे पानी के कारण उसे तलहटी दिखाई देना बंद हो गई। उसने उछलकर गहराई में गोता लगाया। खामोशी उसके कानों पर दबाव डालने लगी। हिचकोले खाते हुए काले पौधे, कीचड़ में लिपटे चमकते पत्थर, वो झील के बीच में तैरने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। वो अपने चारों तरफ के अजीब रोशनी वाले पानी में दूर की छायाओं को देखने लगा, जहां पानी पारदर्शी नहीं था। छोटी छोटी मछलियां उसके पास से चांदी के तीरों की तरह गुजरी। एक दो बार उसने सोचा कि उसके सामने कोई बड़ी चीज हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन उसे पास आने पर पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि बड़ा काला लट्ठा या पौधों का झुरमुट था। आसपास किसी चैंपियन, जलमानुष या रॉन का कोई चिन्ह नहीं था, न ही विशाल समुद्र फैनी का कोई निशान था। जहां तक उसे दिखाई दे रहा था, उसके सामने हरे पौधों का झुरमुट फैला हुआ था। हैरी ने मुड़कर देखा। एक छोटा सींगदार जल राक्षस पौधों से बाहर निकल आया और उसने अपनी लंबी उंगलियों से उसका पैर पकड़ लिया। हैरी ने जल्दी से अपनी जालीदार हाथ अपने दुशाले के भीतर डाले, अपनी छड़ी खोजने की कोशिश की। जब तक उसे अपनी छड़ी मिली, तब तक दो और जल राक्षस पौधों के बीच से बाहर निकल आए और हैरी के दुशाले को पकड़ चुके थे। वो उसे खींचकर डुबोने की कोशिश कर रहे थे। अग्निबाण! हैरी चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। इसके बजाय उसके मुंह से एक बड़ा बुलबुला निकला। उसकी छड़ी से चिंगारियों की बजाय उबलते पानी की धारा निकलकर जल राक्षसों पर पड़ी। जल राक्षसों के शरीर पर ये गर्म धारा जहां जहां पड़ी, उनकी हरी चमड़ी पर लाल धब्बे उभर आए। हैरी ने जोर लगाकर अपना टखना जल राक्षस की गिरफ्त से छुड़ाया और पूरी तेजी से तैरने लगा। उसने मुड़कर देखा कि स्तब्ध जल राक्षस तैर कर दूर जा रहा था और उसके साथ ही हैरी की तरफ अपनी मुट्ठियां तान रहे थे। वो पौधों के झुरमुट में लौट गए। हैरी थोड़ा धीमा हुआ। उसने अपनी छड़ी दोबारा दुशाले में रख ली, चारों तरफ देखा और सुनने लगा। खामोशी उसके कानों पर बुरी तरह सवार हो रही थी। वो झील में बहुत दूर तक पहुंच गया होगा, लेकिन पौधों के सिवाय कोई चीज हिलती हुई दिख नहीं रही थी, ऐसा हैरी का अनुमान था। तुम्हारा क्या हाल है? हैरी को लगा उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसने देखा मायूस मीना उसके सामने तैर रही थी, अपने मोटे चश्मे से उसे घूर रही थी। मीना! हैरी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसके मुंह से आवाज की जगह एक बड़ा बुलबुला निकला। मायूस मीना खी खी करके हंसने लगी। उसने इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। मैं उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मैं जब ज्यादा करीब जाती हूँ तो वो लोग मुझे भगा देते हैं। हैरी ने अपना अंगूठा उठाकर उसे धन्यवाद दिया और एक बार फिर चल पड़ा। वो कम से कम 20 मिनट तक तैरता रहा। वो काले कीचड़ के ऊपर तैर रहा था जो उसकी हलचल के कारण घुमड़ रहा था। फिर आखिरकार उसे जलमानुषों का गीत सुनाई दिया। तुम्हारे पास 1 घंटा है, इसमें तुम वो चीज ढूंढ लो और ले जाओ जो हम ले आए हैं। हैरी तेजी से तैरने लगा। जल्दी ही मटमेले पानी में उसे एक चट्टान दिखाई दी। उस पर जलमानुषों की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीरों में वो भाले तान कर विशाल समुद्र फैनी का पीछा कर रहे थे। हैरी जलमानुषों के गीत के पीछे पीछे चट्टान के पास तैरता हुआ आगे गया। तुम्हारा आधा समय खत्म हो चुका है, अब देर मत करो, वरना तुम जिसे खोज रहे हो वो यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। अचानक मटमेले पानी में खुरदुरे पत्थर की गुफाएं दिखने लगी, जिन पर काई की परत जमी थी। यहाँ वहाँ काली खिड़कियां थीं। ऐसे चेहरे थे जो प्रीफेक्ट्स के बाथरूम में बनी जलपरी की तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। जलमानुषों की चमड़ी भूरी थी, उनके बाल लंबे, हरे और उलझे हुए थे, उनकी आंखें और दांत पीले थे। वो अपनी गर्दन के चारों तरफ पत्थरों की मोटी रस्सियां पहने हुए थे। हैरी जब उनके पास से गुजरा तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। उनमें से 1-2 तो ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए। उनकी शक्तिशाली सफेद पूंछ पानी को काट रही थी। उनके हाथों में भाले थे। हैरी चारों तरफ देखते हुए तेजी से आगे बढ़ा। जल्दी ही उसे बहुत सी गुफाएं नजर आईं। जलमानुष अब चारों तरफ से आ रहे थे और उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वे अपने जालीदार हाथों और गिलों से उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हैरी जब एक मोड़ पर मुड़ा तो उसे एक बहुत अजीब दृश्य दिखाई दिया।
जलमानुषों की भीड़ उनके घरों के सामने तैर रही थी। ये जगह किसी गांव के चौराहे जैसी दिख रही थी। जलमानुषों की वाद्य मंडली बीच में गा रही थी, चैंपियनों को अपनी तरफ बुला रही थी। उनके पीछे एक अनगढ़ किस्म की मूर्ति थी। एक बड़ी चट्टान से एक विशाल जलमानुष तराशा गया था। इस पत्थर के जलमानुष की पूंछ से 4 लोग बंधे थे। रॉन, हरमाइनी और चो चेंग के बीच में बंधा था। वहां पर एक लड़की और थी जिसकी उम्र 8 साल से कम लग रही थी। उसके चांदी जैसे बाल देखकर हैरी समझ गया वो फ्लर डेलाकोर की बहन होगी। चारों बहुत गहरी नींद में थे। हैरी बंधकों की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि जलमानुष अपने भाले तान कर उस पर हमला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पौधे की जिन रस्सियों से बंधक मूर्ति से बंधे थे वो काफी मोटी, चिपचिपी और मजबूत थी। एक पल के लिए तो हैरी ने उस पेन नाइफ के बारे में सोचा जो सीरियस ने उसे क्रिसमस पर दिया था, लेकिन वो पेन नाइफ तो 1/4 मील दूर महल में उसके संदूक में बंद था और उसके किसी काम नहीं आ सकता था। उसने चारों तरफ देखा। जलमानुष भाला लेकर खड़े थे। उसने इशारा करके उनसे भाला देने का आग्रह किया। जलमानुष हंसा और अपना सिर हिला दिया। उसने रूखी और बेसुरी आवाज में कहा, हम मदद नहीं करेंगे। मान भी जाओ, हैरी ने खूंखार अंदाज में कहा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बुलबुले ही निकले। उसने जलमानुष से भाला छीनने की कोशिश की, लेकिन जलमानुष ने उसे पीछे कर लिया। हैरी घूमा और चारों तरफ देखने लगा। कोई नुकीली चीज, कोई नुकीली चीज। झील की तलहटी पर कई पत्थर थे। उसने गोता लगाया, नुकीले पत्थर को उठाकर मूर्ति के पास लौट गया। रॉन की रस्सियों पर पत्थर मारने लगा। कुछ मेहनत के बाद रस्सी टूट गई। रॉन तैरने लगा। वो बेहोश था और झील की तलहटी से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। हैरी ने देखा बाकी चैंपियनों का कहीं अता पता नहीं था। वो लोग क्या कर रहे हैं, अब तक क्यों नहीं आए? उसने हरमाइनी की तरफ देखा, अपना नुकीला पत्थर उठाया और रस्सियां काटने लगा। तत्काल कई मजबूत भूरे हाथों ने उसे पकड़ लिया। लगभग आधा दर्जन जलमानुष उसे हरमाइनी से दूर खींचने लगे। वो अपने हरे बालों वाले सिर हिला हिला कर हंस रहे थे। तुम अपने बंधक को ले जाओ, बाकी लोगों को यहीं रहने दो। कभी नहीं, हैरी ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ 2 बड़े बुलबुले बाहर आए। तुम्हारा काम अपने दोस्त को ले जाना है, बाकी बंधकों को यहीं छोड़ जाओ। वो भी मेरी दोस्त है, हैरी ने हरमाइनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बहुत बड़ा सफेद बुलबुला उसके होंठों से बाहर निकला। और मैं नहीं चाहता इनमें से कोई भी मरे। चो का सिर हरमाइनी के कंधे पर था। छोटी सफेद बालों वाली लड़की हरे रंग की भुतहा दिख रही थी। हैरी ने जलमानुषों से जूझने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ज्यादा जोर से हंसे और उसे रोकने लगे। बाकी चैंपियन कहाँ रह गए? क्या उसके पास इतना समय है कि वो रॉन को ऊपर छोड़कर आए और हरमाइनी और बाकी लोगों को भी ले जाए? क्या पता उन्हें दोबारा वो खोज पाएगा कि नहीं। उसने समय देखने के लिए घड़ी की तरफ देखा, लेकिन पानी में उसकी घड़ी रुक गई थी। लेकिन तभी उसके चारों तरफ के जलमानुष रोमांच से ऊपर की तरफ इशारा करने लगे। हैरी ने ऊपर की तरफ देखा। सेड्रिक तैरता हुआ उनकी तरफ आया। उसके सिर के चारों तरफ एक विशाल बुलबुला था, जिसकी वजह से उसका चेहरा अजीब तरीके से खिंचा खिंचा लग रहा था। रास्ता भटक गया था। उसने इशारा करते हुए कहा, फ्लर और क्रम भी आ रहे हैं। बहुत राहत महसूस करते हुए हैरी ने देखा सेड्रिक ने अपनी जेब से चाकू निकाला, रस्सी काटकर चो को आजाद कर लिया और ऊपर खींचकर ओझल हो गया। हैरी चारों तरफ देखने लगा, इंतजार करने लगा। फ्लर और क्रम कहाँ अटक गए हैं? समय खत्म हो रहा था। गाने के अनुसार बंधक 1 घंटे बाद मर जाएंगे। जलमानुष फिर रोमांचित होकर चीखने लगे। जिन जलमानुषों ने हैरी को पकड़ा था उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पीछे मुड़कर देखने लगे। हैरी भी मुड़ा। देखा कोई भयंकर चीज उसकी तरफ आ रही थी। एक इंसान का शरीर जिस पर शार्क का सिर लगा था। ये क्रम था। उसने रूप परिवर्तन किया था, लेकिन ये काम अच्छी तरह वो नहीं कर पाया था। शार्क मानव क्रम सीधे हरमाइनी के पास गया। उसकी रस्सियों को अपने दांतों से काटने लगा। दिक्कत ये थी कि क्रम के नए दांत इतनी अजीब जगह पर थे कि वे डॉल्फिन से छोटी किसी चीज को नहीं काट सकते थे। हैरी को पूरा यकीन था अगर क्रम सावधान नहीं रहा तो हरमाइनी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आगे बढ़कर हैरी ने क्रम का कंधा थपथपाया, उसकी तरफ नुकीला पत्थर बढ़ा दिया। क्रम पत्थर लेकर हरमाइनी की रस्सी काटने लगा। कुछ ही पलों में उसने ये काम कर दिया। उसने हरमाइनी की कमर में हाथ डाला, बिना पीछे देखे तेजी से उसके साथ ऊपर उठ गया। अब क्या होगा? हैरी ने हताशा में सोचा। काश उसे पता चल जाता कि फ्लर आ रही है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। अब तो एक ही रास्ता बचा था। उसने वो पत्थर उठाया जिसे क्रम छोड़ गया था, लेकिन ये देखकर जलमानुषों ने रॉन और छोटी लड़की को घेर लिया। उन्होंने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। हैरी ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ।
उसके मुंह से सिर्फ बुलबुले बाहर निकले, लेकिन उसे लगा कि जलमानुष उसकी बात समझ गए थे क्योंकि उन्होंने हंसना बंद कर दिया था। उनकी पीली आंखें हैरी की छड़ी पर टिकी थी। वो भयभीत दिख रहे थे। उनके आसपास बहुत से जलमानुष थे, लेकिन हैरी उनके चेहरे का भाव देखकर समझ गया था कि उन्हें विशाल समुद्र फेनी जितना ही जादू आता था। मैं 3 तक गिनूंगा, पीछे हट जाना, हैरी चिल्लाया। उसके मुंह से बुलबुले निकले। उसने उन्हें अपनी बात समझाने के लिए 3 उंगलियां ऊपर उठा दी। 1, 2, जलमानुष दूर हट गए। हैरी आगे की तरफ लपका और छोटी लड़की के दुशालों पर प्रहार करने लगा जो मूर्ति से बंधे थे। आखिर वो लड़की आजाद हो गई। उसने छोटी लड़की की कमर में हाथ डाला, रॉन के दुशाले की गिरेबान पकड़ी और तलहटी पर पैर मारकर ऊपर उठने लगा। वो बहुत धीमे धीमे ऊपर उठ रहा था। अब वो आगे बढ़ने के लिए अपने जालीदार हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अपने मछली वाले पंख तेजी से चलाए, लेकिन रॉन और फ्लर की बहन आलू की भारी बोरों की तरह उसे नीचे खींच रहे। उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, हालांकि वो जानता था कि अभी भी वो बहुत गहराई में है, क्योंकि उसे पानी का अंधेरा दिख रहा था। जलमानुष उसके साथ ऊपर आ रहे थे। वो बड़े आराम से उसके चारों तरफ तैर रहे थे और उसे पानी से जूझते हुए देख रहे थे। हैरी ने सोचा, जब समय खत्म हो जाएगा तो क्या वो उसे नीचे गहराई में खींच लेंगे? क्या वो इंसानों को जिंदा खाते हैं? हैरी के पैर तैरने की कोशिश में अकड़ गए थे। उसके कंधे रॉन और लड़की को खींचने के कारण बुरी तरह दुख रहे थे। अब उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसकी गर्दन के सिरे पर एक बार फिर दर्द हो रहा था। उसे अपने मुंह में पानी गीला लग रहा था। बहरहाल अंधेरा छट गया था। निश्चित रूप से उसे ऊपर धूप की रोशनी दिख रही थी। उसने अपने मछली वाले पंख कसकर हिलाए, लेकिन उसे पता चला कि अब वो पैर में बदल गए हैं। पानी उसके मुंह से होकर फेफड़ों में जा रहा था। उसका दिमाग चकराने लगा। वो जानता था कि रोशनी और हवा सिर्फ 10 फुट ऊपर है, उसे पहुंचना है, लेकिन उसे जल्दी ही पहुंचना था। हैरी ने अपने पैर इतनी तेजी से चलाए, उसे लगा जैसे मांसपेशियां विरोध में चीख रही हैं। वो पानी से घिरा हुआ था, सांस नहीं ले सकता था। उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। ठंडी और साफ हवा उसके गीले चेहरे पर डंक की तरह चुभी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर हवा अपने फेफड़ों में भर ली। उसे लगा जैसे वो जिंदगी में पहली बार ढंग से सांस ले रहा है। फिर हाँफते हुए रॉन और छोटी लड़की को ऊपर खींचा। उसके चारों तरफ हरे बालों वाले सिर पानी से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ काफी शोर मचा रही थी, चीख रही थी। सब लोग खड़े हो गए। हैरी को लगा दर्शक सोच रहे होंगे कि छोटी लड़की और रॉन मर गए हैं, लेकिन वो गलत सोच रहे थे। उन दोनों ने ही अपनी आंखें खोल ली। लड़की डरी हुई और परेशान नजर आ रही थी, लेकिन रॉन ने सिर्फ पानी की एक फुहार बाहर निकाली। उसने तेज रोशनी में अपनी पलकें मिचमिचाई। हैरी की तरफ मुड़कर बोला, कितना गीला हो गया हूँ, है ना? फिर उसने फ्लर की बहन को देखा। तुम उसे क्यों लाए? हैरी ने हाँफते हुए कहा, फ्लर नहीं आई थी, मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकता था? हैरी, तुम मूर्ख हो क्या? कहीं तुमने उस गीत को सच तो नहीं मान लिया? रॉन ने कहा। डंबलडोर हम में से किसी को नहीं डूबने देते। लेकिन उस गीत ने तो कहा था। वो तो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम समय सीमा में वापस लौट आओ, रॉन बोला। मुझे उम्मीद है तुमने हीरो बनने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं किया होगा। हैरी को मूर्खता और चिढ़ का मिला जुला एहसास हुआ। रॉन को ये सब कैसे समझ आएगा? वो तो सोया हुआ था। रॉन को ये महसूस ही नहीं हो सकता था कि झील के नीचे का अजीब माहौल था। जब भाला उठाए जलमानुष उसे घेरे हुए थे और जान लेने पर उतारू लग रहे थे। चलो, हैरी ने धीरे से कहा, उसे निकालने में मेरी मदद करो। मुझे नहीं लगता कि वो तैर सकती है। वे फ्लर की बहन को उस किनारे की तरफ खींचने लगे जहां निर्णायक खड़े होकर देख रहे थे। 20 जलमानुष सिपाहियों की तरह उनके सम्मान में उनके साथ चल रहे थे और अपना भयंकर चीखों वाला गीत गा रहे थे। हैरी ने देखा मैडम पॉम्फ्री, हरमाइनी, क्रम, सेड्रिक और चौकी देखभाल में जुटी थी। डंबलडोर और लूडो बैगमैन किनारे पर खड़े होकर हैरी और रॉन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन पर्सी का चेहरा बहुत सफ़ेद और पहले से बहुत छोटा दिख रहा था। वो पानी में घुसकर उनके पास आ गया। इस दौरान मैडम मैक्सिम फ्लर डेलाकोर को रोके रखने की कोशिश कर रही थी, जो बुरी तरह छटपटा रही थी और पानी में उतरने के लिए उनसे जूझ रही थी। गैब्रिएल, गैब्रिएल, वो जिंदा तो है, उसे चोट तो नहीं पहुंची? वो ठीक है, हैरी ने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वो इतना थक गया था कि चिल्लाने की बात तो छोड़ ही दें, वो बोल भी नहीं सकता था। पर्सी ने रॉन को पकड़ लिया, उसे खींचकर किनारे की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो पर्सी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
डम्बलडोर और बैगमैन हैरी को सीधा खड़ा करके खींच रहे थे। आखिर फ्लर मैडम मैक्सिम की पकड़ से छूट गई और उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। जल राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया था, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ओह गैब्रिएल, मुझे लग रहा था। तुम यहाँ आओ, मैडम पॉम्फ्री की आवाज आई। उन्होंने हैरी को पकड़कर हरमाइनी और बाकी लोगों के पास खींच लिया और उसे एक कंबल में कसकर लपेट दिया। उसे लगा जैसे उसे जकड़ जामा पहना दिया गया हो। इसके बाद उन्होंने एक गिलास बहुत गर्म काढ़ा उसके मुंह में डाल दिया। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। शाबाश हैरी, शाबाश, हरमाइनी चिल्लाई। तुमने ये काम कर दिया, तुमने खुद इसका तरीका पता कर लिया। देखो, हैरी ने कहा, लेकिन तभी उसे नजर आया कि कारकारोफ उसे देख रहे हैं। वो डॉबी के बारे में बताने से रुक गया। वो एकमात्र निर्णायक थे जो टेबल से नहीं उठे थे। वो एकमात्र निर्णायक थे जिनके चेहरे पर खुशी और राहत नहीं थी। हाँ, ये ठीक है, हैरी ने कहा और अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर ली ताकि कारकारोफ उसकी बात सुन ले। तुम्हारे बालों में एक बीटल है हरमाइनी, क्रम ने कहा। हैरी को लगा क्रम हरमाइनी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। शायद वो उसे याद दिलाना चाहता था कि वो अभी अभी उसे झील के नीचे से बचा कर लाया है। लेकिन हरमाइनी ने अधीरता से बीटल को दूर हटा दिया और बोली, तुम समय सीमा के बाद आए हो हैरी, क्या तुम्हें हमें खोजने में बहुत समय लग गया था? नहीं, तुम लोग तो मुझे बहुत पहले ही मिल गए थे। हैरी को अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। पानी के बाहर आने के बाद उसे साफ दिख रहा था कि डम्बलडोर की सुरक्षा के इंतजाम किसी बंधक की मृत्यु नहीं होने देते, भले ही उसका चैंपियन उसे लेने पहुंचता या ना पहुंचता। वो रॉन को पकड़कर सीधे लौट क्यों नहीं आया? वो सबसे पहले आ सकता था। सेड्रिक और क्रम ने किसी और के बारे में चिंता करके समय नहीं गंवाया था। उन्होंने जलमानुषों के गीत को गंभीरता से नहीं लिया था। डम्बलडोर पानी के किनारे पर झुके हुए थे। वे जलमानुषों की मुखिया से गहन चर्चा कर रहे थे, जो बहुत खूंखार दिखने वाली जल महिला थी। डम्बलडोर के मुंह से भी उसी तरह की चीख भरी आवाजें निकल रही थीं जैसी जलमानुष पानी के ऊपर रहते समय निकालते थे। स्पष्ट था डम्बलडोर जल भाषा बोल सकते थे। आखिरकार वो उठकर खड़े हो गए। अपने साथी निर्णायकों की ओर मुड़कर बोले, नंबर देने से पहले हमें एक मीटिंग करनी होगी। निर्णायक मीटिंग करने चले गए। मैडम पॉम्फ्री रॉन को पर्सी के चंगुल से छुड़ाने के लिए गईं। वो उसे हैरी और बाकी लोगों के पास ले आईं। फिर उन्होंने उसे एक कंबल और पेपरमिंट काढ़ा दिया। इसके बाद वो फ्लर और उसकी बहन को लेने चली गईं। फ्लर के चेहरे और हाथों पर कई घाव थे। उसका दुशाला फटा हुआ था, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी। ना ही उसने मैडम पॉम्फ्री को अपने घाव साफ करने दिए। आप तो बस गैब्रिएल का ध्यान रखिए, फ्लर ने मैडम पॉम्फ्री से कहा और फिर वो हैरी की तरफ मुड़ गई। तुमने उसे बचाया, उसने हाँफते हुए कहा, हालांकि वो तुम्हारी बंधक नहीं थी। हाँ, हैरी ने कहा, जो मन ही मन ये सोच रहा था कि काश वो तीनों लड़कियों को मूर्ति से बंधा ही छोड़ आया होता। फ्लर ने झुककर हैरी के दोनों गालों को 2 बार चूमा और फिर वो रॉन से बोली, क्या तुमने भी मदद की? हाँ, रॉन ने फ्लर की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, थोड़ी सी। फ्लर ने उसे भी चूम लिया। हरमाइनी बहुत गुस्से में दिख रही थी, लेकिन तभी लूडो बैगमैन की जादू से तेज की हुई आवाज उनके पीछे गूंजी, जिसे सुनकर सब उछल पड़े और दर्शक दीर्घा में खामोशी छा गई। देवियों और सज्जनों, हम अपने निर्णय पर पहुंच चुके हैं। जलमानुषों की रानी मार्कस ने हमें बताया है कि तलहटी में क्या हुआ है। हर चैंपियन को 50 में से नंबर देने का फैसला किया गया है। मिस फ्लर डेलाकोर ने बुलबुला मस्तक सम्मोहन बहुत बढ़िया किया, लेकिन जब वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थीं तो उन पर जल राक्षसों ने हमला कर दिया। वो अपने बंधक को बचाने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए हम उन्हें 25 नंबर देते हैं। दर्शकों ने तालियां बजाई। मुझे तो 0 मिलना चाहिए था, फ्लर ने रुंधे गले से कहा। मिस्टर सेड्रिक डिगोरी ने बुलबुला मस्तक सम्मोहन का प्रयोग किया। वे अपने बंधक के साथ सबसे पहले लौटे। हालांकि वो 1 घंटे की समय सीमा से 1 मिनट की देरी से आए थे। भीड़ में बैठे मेहनतकश के विद्यार्थियों ने जोरदार तालियां बजाई। हैरी ने देखा जो सेड्रिक को बहुत प्यार से देख रही थी, इसलिए हम उन्हें 47 अंक देते हैं। हैरी का दिल डूब गया। अगर सेड्रिक समय सीमा के बाद आया था तो मैं तो बहुत बाद में आया था। मिस्टर विक्टर क्रम ने रूप परिवर्तन का अधूरा लेकिन सफल इस्तेमाल किया और अपनी बंधक के साथ दूसरे नंबर पर लौटे। उन्हें हम 40 अंक देते हैं। कारकारोफ ने बहुत तेज तालियां बजाईं और रौबदार दिखने लगे। मिस्टर हैरी पॉटर ने गिलवर्धक पौधे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वे सबसे आखिर में लौटे, 1 घंटे की समय सीमा के बहुत बाद में। बहरहाल जल मानुषों की रानी ने हमें बताया कि मिस्टर पॉटर सबसे पहले बंधकों के पास पहुंचे थे। उन्हें लौटने में सिर्फ इसलिए देरी हुई
क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बंधक को ही नहीं बल्कि सभी बंधकों को सुरक्षित लौटाने का दृढ़ संकल्प लिया था। रॉन और हरमाइनी ने हैरी को दुख और चिढ़ के मिले जुले भाव से देखा। अधिकांश निर्णायक और यहाँ पर बैगमैन ने कारकारोव को बहुत हिकारत से देखा। महसूस करते हैं कि ये चारित्रिक दृढ़ता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, इसलिए उन्हें पूरे नंबर मिलना चाहिए। बहरहाल मिस्टर पॉटर को 45 अंक मिले हैं। हैरी का दिल बल्लियों उछल पड़ा। वो सेड्रिक के साथ पहले नंबर पर था। रॉन और हरमाइनी हैरानी से हैरी को घूरने लगे। फिर वो हंसे और बाकी दर्शकों के साथ जोर जोर से तालियां बजाने लगे। देखा हैरी, तुम मूर्खता नहीं दिखा रहे थे, तुम तो चारित्रिक दृढ़ता दिखा रहे थे, रॉन ने शोरगुल के बीच कहा। फ्लर बहुत जोर जोर से तालियां बजा रही थी, लेकिन क्रम खुश नहीं था। उसने हरमाइनी से दोबारा बातचीत करने की कोशिश, लेकिन वो हैरी के लिए तालियां बजाने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तीसरा और आखिरी काम 24 जून को होगा। बैगमैन ने कहा, चैंपियनों को इसके बारे में ठीक 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। चैंपियनों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम खत्म हो गया। जब मैडम पॉम्फ्री चैंपियनों और बंधकों को महल में सूखे कपड़े पहनाने के लिए ले जा रही थी तो हैरी स्तब्ध होकर सोच रहा था, दूसरा काम खत्म हो गया। ये खत्म हो गया, वो सफल हो गया। अब उसे 24 जून तक किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महल की पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसने ये फैसला किया, अगली बार जब वो हॉग्समीड में जाएगा तो डॉबी के लिए ढेर सारे मोज़े खरीद कर लाएगा। वो पूरे 365 मोज़े खरीद के लाएगा ताकि डॉबी हर दिन एक नया मोज़ा पहन सके।